दोस्तों, आज हम चंदीला फैमिली केस के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये मामला हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से जुड़ा हुआ है। यहाँ के तिगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जसाना नामक गांव में ये घटना घटी। जसाना गांव कम और एक छोटा सा शहर ज्यादा लगता है। इसी गांव में एक 3 मंजिला मकान था जिसमें एक कपल रहता था। ये घटना कोविड-19 के दौरान यानी 2020 की है। इस घर में रहने वाले कपल थे सुखबीर चंदीला और उनकी पत्नी मोनिका चंदीला। सुखबीर मूल रूप से फरीदाबाद के फतेह चंदीला सेक्टर 21 के रहने वाले थे, जबकि मोनिका का मायका इसी जसाना गांव में था। कुछ समय पहले ही सुखबीर ने जसाना में एक प्लॉट खरीदा और वहां घर बनवाकर रहने लगे। इस घर से थोड़ी ही दूरी पर मोनिका के परिवार के लोग भी रहते थे। सुखबीर अपने भाइयों के साथ मिलकर लिक्विड फीलिंग मशीन बनाने की एक कंपनी चलाते थे, जो काफी अच्छी तरह से सेटअप हो चुकी थी। मोनिका के पिता गांव में डेयरी का बिजनेस करते थे और दूध बेचने का काम उनका मुख्य स्रोत था। दोनों परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे और गांव में भी उनकी अच्छी खासी इज्जत थी। पैसे और रुतबे की वजह से इन परिवारों को किसी चीज की कमी नहीं थी। चूंकि मोनिका के पिता का डेयरी फार्म गांव में ही था, इसलिए मोनिका हर शाम अपने पिता के डेयरी फार्म पर जाती थी और वहां से दूध लेकर आती थी। ये उसका डेली रूटीन बन चुका था। अगर किसी वजह से मोनिका नहीं जा पाती थी, तो उसका छोटा भाई मनीष दूध पहुंचा देता था। मोनिका के घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। सुखबीर के परिवार के सदस्य भी महीने में 1-2 बार जसाना आते थे, हालचाल पूछने और घूमने के लिए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया 11 अगस्त 2020 की शाम को। इन दिनों देश भर में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। उस शाम मोनिका अपने पिता के डेयरी फार्म पर दूध लेने नहीं गई। यह असामान्य था, क्योंकि यह उसका डेली रूटीन था। उसके पिता हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रहे थे कि वह आएगी। धीरे धीरे शाम ढलकर रात में बदलने लगी। जो कस्टमर डेयरी पर दूध लेने आए थे, वे सभी दूध लेकर जा चुके थे, लेकिन मोनिका का कोई अता पता नहीं था। पिता ने सोचा कि शायद बेटी किसी काम में व्यस्त हो गई होगी, इसलिए देरी हो रही है। उन्होंने उसके हिस्से का दूध अलग एक बर्तन में रख दिया, ताकि उसके आने तक वह खराब न हो। अगर मोनिका को कभी दूध लेने नहीं आना होता, तो वह पहले से कॉल कर बता देती थी और फिर परिवार का कोई सदस्य दूध उसके घर भिजवा देता। लेकिन आज कोई कॉल नहीं आया था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। घड़ी ने 8:30 पर दिए, लेकिन मोनिका अभी भी नहीं पहुंची। अब पिता को कुछ अजीब लगने लगा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। पिता को जब मोनिका के देरी से आने की चिंता होने लगी, तो उन्होंने अपने बेटे और मोनिका के छोटे भाई मनीष को फोन किया और तुरंत डेयरी पर बुलाया। मनीष जल्दी से वहां पहुंचा और पिता ने उसे बताया कि मोनिका आज दूध लेने नहीं आई है। यह सुनकर मनीष ने तुरंत अपनी बहन को फोन लगाया। पहले तो उसका फोन नॉट रीचेबल बताने लगा और कुछ देर बाद स्विच्ड ऑफ बताने लगा। अब मनीष ने अपने जीजा सुखबीर को फोन किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था। मनीष के मन में सवाल उठने लगे कि बहन और जीजा का फोन एक साथ बंद कैसे हो सकता है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? समय तेजी से बीत रहा था और अब रात के 9 बज चुके थे। मनीष ने फैसला किया कि वह खुद दूध का बर्तन लेकर बहन के घर जाएगा। उनका घर पास ही था। जब मनीष वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि घर की सभी लाइट्स बंद थीं और मेन गेट खुला हुआ था। इतनी रात हो गई थी, लेकिन बाहर की लाइट्स भी ऑफ थीं, जबकि आसपास के घरों की लाइट्स जल रही थीं। मनीष गेट से अंदर गया और दरवाजे को खटखटाया। उसने अपनी बहन को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा बस भिड़ा हुआ था। घर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हर तरफ अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई नहीं हो। मनीष ने सबसे पहले घर की लाइट्स ऑन की और फिर किचन की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी।
वहां खून से बने कई पैरों के निशान थे। ये निशान जूतों और चप्पलों के थे और किचन के पास वाले एक बेडरूम की तरफ जा रहे थे। मनीष का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वह उस बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा और अंदर झांका, तो उसका खून जम गया। कमरे में उसकी बहन मोनिका और जीजा सुखबीर खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। यह नजारा इतना भयानक था कि मनीष की चीख निकल गई। वह डर के मारे दूध का बर्तन वहीं छोड़कर घर से बाहर भागा। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर आ गए। उन्होंने मनीष से पूछा कि क्या हुआ, वह इतना डरा हुआ क्यों है। कांपती आवाज में मनीष ने बताया कि घर के अंदर उसकी बहन और जीजा खून से सने पड़े हैं। यह सुनकर पूरा मोहल्ला स्तब्ध रह गया। घर के भीतर का नजारा इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। जब पड़ोसी अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फर्श पर सुखबीर और मोनिका के शव पड़े थे। उनके सिर से खून बह रहा था। दोनों के हाथ, पैर और मुंह सर्जिकल टेप से कसकर बांधे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया हो। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि दामाद और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मनीष ने तुरंत अपने पिता को कॉल किया और उन्हें पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। कुछ ही समय में तिघांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बड़े अफसरों को भी इस वारदात की जानकारी दी गई, जिसके चलते कई हाई रैंकिंग अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया। सुखबीर और मोनिका के शव कमरे के फर्श पर एक दूसरे के पास पड़े हुए थे। उनके सिर पर गोली लगने के निशान थे। पुलिस को समझ आ गया कि यह हत्या बेहद सोची समझी और क्रूरता से की गई है। जब पुलिस ने घर के अन्य हिस्सों का मुआयना किया तो पाया कि हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। अलमारियां खुली हुई थीं और घर के कीमती सामान गायब थे। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के सैंपल इकट्ठा किए और तकनीकी जांच शुरू कर दी। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि हत्यारों ने अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की थी। मोनिका के पिता ने बेटी और दामाद की हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के लिए 3 क्राइम टीम्स गठित कीं और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। शुरुआती जांच में यह अंदेशा लगाया गया कि मामला लूटपाट का हो सकता है, क्योंकि घर से सोने चांदी के गहने, नकदी, मोबाइल फोन और सुखबीर का लैपटॉप गायब थे। हालांकि पुलिस के लिए यह बात अजीब थी कि लूटपाट करने वाले इतने सुनसान और कॉलोनी के अंदर वाले घर को क्यों चुनेंगे। आमतौर पर ऐसी घटनाएं मुख्य सड़कों या बाहरी इलाकों में होती हैं, जहां भागना आसान होता है। पुलिस को शुरुआती जांच में लगने लगा कि यह वारदात लूटपाट से ज्यादा एक सोची समझी साजिश का नतीजा हो सकती है। जिस तरह से दोनों के हाथ, पैर और मुंह सर्जिकल टेप से बांधे गए थे और उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी, उससे यह साफ था कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। वारदात को अंजाम देने में 3 से 4 लोग शामिल होने की संभावना जताई गई। पुलिस के मन में यह भी सवाल उठा कि क्या यह लूटपाट महज एक दिखावा है, क्योंकि जो बर्बरता दिखाई गई थी वह सामान्य लूटपाट की घटना से कहीं ज्यादा थी। ऐसे में यह अंदेशा भी हुआ कि शायद हत्यारों का इरादा शुरू से ही हत्या करना था। अब सवाल यह था कि आखिर सुखबीर और मोनिका की किससे दुश्मनी हो सकती थी। पुलिस ने उनके परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। सुखबीर और मोनिका के करीबी रिश्तों और पिछले विवादों की जानकारी जुटाई गई। यह भी पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने मोनिका और सुखबीर के कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की। कॉल डिटेल्स से उन लोगों की पहचान की जा रही थी जो हाल के दिनों में उनके संपर्क में थे। साथ ही वारदात वाले घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके। जांच में मोनिका के भाई ब्रह्मजीत ने खुलासा किया कि मोनिका और सुखबीर की शादी 2013 में हुई थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी करीब 2 साल पहले जसाना गांव में अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। सुखबीर ने यहां 500 गज का प्लॉट खरीदा था और एक बड़ा घर बनवाया था। मोनिका ज्यादातर घर पर ही रहती थीं,
जबकि सुखबीर फरीदाबाद के बड़खल में अपनी फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी फैक्ट्री में पैकेजिंग और लिक्विड फीलिंग मशीनें बनाई जाती थीं। ब्रह्मजीत ने यह भी बताया कि मोनिका हर शाम अपने पिता की डेयरी से दूध लेने जाती थीं। 11 अगस्त की शाम को जब मोनिका डेयरी पर नहीं पहुंची, तो उनके छोटे भाई मनीष दूध लेकर उनके घर गए। मनीष ने ही सबसे पहले मोनिका और सुखबीर के शव देखे और पूरे परिवार को इस भयावह घटना की जानकारी दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि सुखबीर और मोनिका के सिर में बेहद करीब से गोली मारी गई थी। यह गोली किसी देसी कट्टे से चलाई गई थी। उनके शरीर पर संघर्ष के निशान भी मिले, जैसे उन्होंने अपने बचाव की कोशिश की हो। उनके हाथ और मुंह पर सर्जिकल टेप चिपकी हुई थी, जो शायद उन्हें शांत कराने और काबू में रखने के लिए इस्तेमाल की गई थी। सर्जिकल टेप को लेकर पुलिस ने यह संभावना जताई कि अपराधी या तो मेडिकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क से, क्योंकि यह टेप दोनों जगह उपयोग में आता है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से बड़ा सुराग मिला, जिसने जांच की दिशा बदल दी। फुटेज में साफ साफ दिखाई दिया कि 11 अगस्त को दोपहर करीब 1:30 पर 2 बाइक पर सवार 4 लोग मोनिका और सुखबीर के घर के पास पहुंचे। पहले एक बाइक पर 2 लोग आते हैं और घर के बाहर रुककर अपने बाकी साथियों का इंतजार करते हैं। कुछ सेकंड बाद दूसरी बाइक पर भी 2 लोग आते हैं। इन चारों में से एक व्यक्ति के पास एक बैग था, जिसे उसने अपनी पीठ पर टांगा हुआ था। इन सभी ने बहुत ही सामान्य तरीके से मोनिका और सुखबीर के घर में प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी और वे शायद पहले से जानते थे कि घर के अंदर कौन कौन है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार ये चारों लोग करीब 40 से 45 मिनट तक घर के अंदर रहे। इसके बाद लगभग 2:15 ये सभी जल्दी जल्दी घर से बाहर निकले। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वे दोनों बाइक्स पर सवार होकर तेजी से वहां से फरार हो गए। इस फुटेज ने पुलिस को यह समझने में मदद की कि यह हत्या और लूटपाट अचानक नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। अब पुलिस के पास इन 4 संदिग्धों की पहचान करने और उनकी लोकेशन ट्रैक करने का काम था। बाइक के नंबर प्लेट की पहचान करने की कोशिश की गई। साथ ही आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, ताकि इन संदिग्धों के भागने के रूट का पता लगाया जा सके। यह घटना दोपहर की है, जब पुलिस का शक नकाबपोश बदमाशों की उसी टोली पर गया, जिसने मिलकर यह खून किया होगा और लूटपाट करके फरार हो गए होंगे। उन्होंने लूट का सारा सामान अपने बैग में रखा और वारदात को अंजाम देने के बाद उसी बैग के साथ वहां से निकल गए। जांच में जब पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ की, तो पता चला कि सुखबीर हर दिन सुबह अपनी फैक्ट्री जाते थे और शाम को लौटते थे। उनका वीकली ऑफ केवल रविवार को होता था। लेकिन जिस दिन यह खौफनाक वारदात हुई, वो 11 अगस्त 2020 थी, जो कि मंगलवार का दिन था। गौर करने वाली बात यह है कि उस दिन सुखबीर अपनी फैक्ट्री नहीं गए थे, क्योंकि सुबह से ही उन्हें पेट में दर्द की शिकायत थी। अब यह बात कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता था कि 11 अगस्त को सुखबीर और उनकी पत्नी मोनिका घर पर ही होंगे। उसी दिन चारों बदमाश आए और दोपहर के समय इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने दोनों के सिर में गोली मारी, लेकिन किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी। यह इलाका वैसे भी सुनसान रहता है, लेकिन फिर भी न तो पड़ोसियों ने कोई शोर शराबा सुना और न ही फायरिंग की आवाज। पुलिस को धीरे धीरे यह यकीन होने लगा कि इस खून और लूटपाट में जरूर किसी करीबी का हाथ है। आखिर कौन जानता होगा कि मंगलवार के दिन सुखबीर अपनी फैक्ट्री नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पेट में दर्द था और वे घर पर ही रुकेंगे। पुलिस के पास 4 नकाबपोश बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज तो थी, लेकिन उनका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। कैमरा दूर लगा होने के कारण उनकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैद नहीं हो सका था। जसाना गांव के एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि करीब 15 दिन पहले सुखबीर ने ऑडी खरीदी थी। इस नई कार की खुशी में उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पार्टी भी दी थी। ऐसे में यह संभावना बढ़ गई कि शायद किसी करीबी या जान पहचान वाले को
सुखबीर की तरक्की से जलन हो गई हो और उसी ने इस साजिश को अंजाम दिया हो। पुलिस ने जब इन चारों बदमाशों की फुटेज सुखबीर और मोनिका के घरवालों को दिखाई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। फुटेज देखते ही मोनिका के भाई ब्रह्मजीत की पत्नी यानी मोनिका की भाभी बदमाशों में से एक को पहचान लेती है। मोनिका की भाभी ने पुलिस को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला एक लड़का उनके भाई जैसा लग रहा है। जब परिवार के अन्य सदस्यों ने गौर किया तो उन्हें भी लगा कि यह वही है। यह लड़का दिल्ली के वजीराबाद का रहने वाला था, लेकिन पिछले 3 महीनों से वह अपनी बहन यानी मोनिका के मायके में रह रहा था। रक्षाबंधन के बाद जो 2020 में 3 अगस्त को पड़ा था, यह लड़का वहां से वापस चला गया था। फुटेज में जिस शख्स की पहचान हो रही थी वह कोई और नहीं बल्कि मोनिका की भाभी का भाई विष्णु था। यह पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग साबित हुआ। पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की और विष्णु से पूछताछ के लिए फरीदाबाद रवाना कर दी। 13 अगस्त को पुलिस ने विष्णु को फरीदाबाद के बाईपास रोड सेक्टर 29 के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान विष्णु पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में सामने आया कि विष्णु ने ही अपने 3 दोस्तों सोनू, यतिन उर्फ छोटे और कैलाश सिंह उर्फ कुलदीप के साथ मिलकर मोनिका और सुखबीर का कत्ल किया था। इन तीनों की उम्र 22 से 25 साल के बीच थी और विष्णु की उम्र भी इसी के करीब थी। तीनों दोस्त मेरठ के रहने वाले थे और विष्णु शराब की ठेकेदारी के बिजनेस से जुड़ा हुआ था। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि विष्णु के तीनों दोस्त सोनू, यतिन उर्फ छोटे और कैलाश सिंह उर्फ कुलदीप भी इलीगल शराब की तस्करी में शामिल थे। इसी धंधे के जरिए इनकी विष्णु से पहचान हुई और फिर दोस्ती हो गई। इन चारों का झुकाव पहले से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज की ओर था। 13 अगस्त तक पुलिस विष्णु को गिरफ्तार कर चुकी थी। पूछताछ के दौरान विष्णु ने अपने तीनों दोस्तों का नाम बताया। इसके आधार पर पुलिस ने मेरठ में छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया और फरीदाबाद लेकर आई। विष्णु ने अपने दोस्तों से कहा था कि उन्हें केवल एक व्यक्ति का कत्ल करना है और उसके घर से लाखों का सामान लूटना है। विष्णु ने यह लालच दिया था कि लूट का पूरा माल उनके पास रहेगा। इसी लालच में सोनू, यतिन और कैलाश उसकी साजिश में शामिल हो गए। विष्णु का असली मकसद केवल सुखबीर और मोनिका का कत्ल करना था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को लूटपाट का प्रलोभन देकर उन्हें भी अपराध में शामिल कर लिया। चूंकि विष्णु मोनिका का भाई था और जसाना गांव में कई महीनों तक रह चुका था, उसे घर और रास्तों की पूरी जानकारी थी। वह जानता था कि घर में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कहां-कहां हैं। इसी जान पहचान और भरोसे की वजह से उसे आसानी से मोनिका और सुखबीर के घर में एंट्री मिल गई। विष्णु और उसके साथियों ने सबसे पहले सुखबीर को सर्जिकल टेप से बांध दिया ताकि वह उनका विरोध न कर सके। उन्होंने उसके मुंह पर भी टेप चिपका दिया ताकि वह चीख न सके। मोनिका विष्णु को पहचानती थी, इसलिए वह पुलिस को उनकी पहचान बता सकती थी। हालांकि इन बदमाशों का असली प्लान सिर्फ सुखबीर का कत्ल करना था, लेकिन अपनी पहचान उजागर होने के डर से उन्होंने मोनिका को भी काबू कर लिया। मोनिका के हाथ पैर बांधने के बाद उसके मुंह पर भी टेप चिपका दिया गया। इस दौरान दोनों पति पत्नी ने काफी विरोध किया, लेकिन बदमाशों ने उन्हें पीटकर शांत कर दिया। इसके बाद देसी कट्टे से एक-एक करके पति पत्नी के सिर में गोली मार दी। कत्ल के बाद बदमाशों ने पूरे घर में लूटपाट की। उन्होंने सुखबीर और मोनिका के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अलमारियों में रखे गहने और कैश उठा लिए। इसके बाद उन्होंने घर के सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले ताकि कोई सबूत न बचे। बदमाशों को पूरा यकीन था कि उन्होंने अपने आने जाने के सारे निशान मिटा दिए हैं। लॉकडाउन के समय गांव सुनसान था और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। इस स्थिति का फायदा उठाकर ये चारों गांव की तंग गलियों से फरार हो गए, मगर वे यह भूल गए कि पड़ोस के एक घर में भी कैमरा लगा हुआ था जिसने उनके भागने की फुटेज कैद कर ली। पुलिस ने जब विष्णु से पूछा कि उसने सुखबीर और मोनिका का कत्ल क्यों किया, तो उसने जो वजह बताई
वह बेहद चौंकाने वाली थी। 3 अगस्त 2020 रक्षाबंधन के दिन जब विष्णु अपनी बहन यानी मोनिका की भाभी से राखी बंधवा रहा था, तभी उसकी बहन ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने उसे अंदर से झकझोर दिया। उसने कहा कि वह एक गंभीर परेशानी में है। मोनिका के पति सुखबीर के पास उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो थे, जिन्हें उसने धोखे से अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया था। अब वह इन तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यह सुनते ही विष्णु का खून खौल उठा। बहन ने रक्षाबंधन के दिन भाई से अपनी समस्या साझा की थी और विष्णु ने तुरंत फैसला कर लिया कि वह सुखबीर का कत्ल करेगा। इस घटना ने सिर्फ विष्णु को नहीं, बल्कि मोनिका के भाई ब्रह्मजीत को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। दरअसल यह ब्लैकमेलिंग का मुद्दा मोनिका को भी पता था। कुछ महीने पहले इस बात को लेकर मोनिका और उसकी भाभी के बीच जमकर कहासुनी हुई थी। लेकिन जब रक्षाबंधन के दिन यह बात विष्णु को पता चली, तो उसने इसे अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली। ब्रह्मजीत, जो कि मास्टरमाइंड था, पहले से ही इस स्थिति से वाकिफ था। जब उसकी पत्नी और मोनिका के बीच झगड़ा हुआ था, तभी उसने तय कर लिया था कि सुखबीर के खिलाफ कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब विष्णु के इरादे को देखकर ब्रह्मजीत भी उसके साथ जुड़ गया। इसके बाद विष्णु ने अपने दोस्तों के जरिए कुछ हथियारों का इंतजाम किया और उनमें से कुछ ब्रह्मजीत को सौंप दिए। हफ्तों तक ब्रह्मजीत ने वे हथियार अपने पास रखे जो विष्णु ने उसके लिए इंतजाम किए थे। 11 अगस्त की सुबह ब्रह्मजीत ने विष्णु को जानकारी दी कि उसके जीजा सुखबीर पेट दर्द के कारण घर पर ही हैं और फैक्ट्री नहीं गए। इस सूचना के बाद विष्णु ने ब्रह्मजीत से सारे हथियार लिए। ये वही हथियार थे जो फुटेज में दिखाई देने वाले बैग में रखे गए थे, जिसे एक लड़का अपनी पीठ पर टांगे हुए था। सुखबीर के भाई ने पुलिस को बताया कि उनके भाई को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि कई महीने पहले सुखबीर ने अपने ससुराल वालों और मोनिका से शिकायत की थी कि ब्रह्मजीत की पत्नी उसे अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेज रही हैं। इसी कारण मोनिका और उसकी भाभी के बीच झगड़े हुए थे। अब स्थिति उलझ गई है। सुखबीर के परिवार का कहना है कि मोनिका की भाभी अपनी इज्जत बचाने के लिए गलत आरोप लगा रही है और अपने भाई को भी इसमें शामिल कर रही है। सुखबीर और मोनिका अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो वे अपनी सच्चाई बयान नहीं कर सकते। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि मोनिका के पति सुखबीर और ब्रह्मजीत की पत्नी के बीच अनैतिक संबंध थे। सुखबीर ने खुद अपने फोन से उनकी तस्वीरें खींची और वीडियो रिकॉर्ड किए थे। पुलिस ने 18 अगस्त 2020 तक इस कत्ल के मास्टरमाइंड मोनिका के भाई ब्रह्मजीत को गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मजीत की पत्नी से भी पूछताछ की गई, जिसने कहा कि उसने अपने भाई विष्णु को सुखबीर द्वारा ब्लैकमेलिंग की बात जरूर बताई थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका भाई इस हद तक जाकर ननद और उसके पति का कत्ल कर देगा। उसने दावा किया कि उसने ही सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखकर अपने भाई की पहचान की और पुलिस को जानकारी दी। हालांकि पुलिस का मानना है कि वह इस साजिश के बारे में पहले से जानती थी। पुलिस ने जांच के दौरान कत्ल में इस्तेमाल किए गए 2 देसी कट्टे, एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस मेरठ शहर के पास मेन रोड की झाड़ियों से बरामद किए। साथ ही वारदात में इस्तेमाल हुई 2 मोटरसाइकिलें भी मिलीं, जो मेरठ के थाना प्रतापपुर एरिया से चोरी की गई थीं। आगे की जांच में विष्णु के घर से यतिन की निशानदेही पर एक जोड़ी सोने का झुमका और 20 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। ये लूट का हिस्सा थे, जो कत्ल के बाद घर से चुराए गए थे। ये मामला अब कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जो सच्चाई सामने आई है, वह समाज के रिश्तों और भरोसे को झकझोरने वाली है। एक भाई ने अपनी बहन की रक्षा के लिए 2 लोगों का कत्ल कर दिया, वहीं दूसरा भाई अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बहन और जीजा का कत्ल करवा बैठा। अब इन सभी आरोपियों पर कातिल का दाग लग चुका है और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।